हाँ, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य में किन किन शब्दों का होना अनिवार्य है, वो सारे वहां पर योजक शब्द दिए हुए हैं, दिख रहा है? हाँ, वो सारे योजक शब्द, हाँ, सारे योजक शब्द के साथ उसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मोबाइल से हो सकता है डिलीट भी कभी हो जाए। उसको नोट डाउन कर लेना कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में किन किन योजक चिन्हों का, शब्दों का होना अनिवार्य है। और उसके अलावा मैंने क्वेश्चन दिया है। तो अब, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। और मैं आप लोग को कुछ कुछ ग्रामर से संबंधित वर्कशीट हाथ से लिख कर उसको, या तो फोटो खींच कर मैं भेज दूंगी, उसको तुम लोग बनाओगे। आ रही बात समझ में? और फिर उसको मैं चेक करूं, चेक करने के लिए आंसर भी आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है? और उसी में आंसर आप लोग अपना मिलाकर देख लोगे कि किसका क्या आंसर सही है, किसका क्या गलत है, क्योंकि फिर इतनी कॉपी एक साथ चेक करना संभव नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन मैं आप लोग को भेज दूंगी, वर्कशीट भेज दूंगी हर ग्रामर से संबंधित, और उस वर्कशीट को तुम लोग कंप्लीट करोगे। और फिर उसका जो सही आंसर है वो आंसर भी मैं, उसका की भी भेज दूंगी, और उसको तुम लोग टैली कर लोगे, और ईमानदारी के साथ। ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ इसमें तुम लोग को जानना है, और जानना है, अच्छे से जानना है, पूरा जानना है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए ग्रामर का मैं उस तरह से भेजूंगी। और अब कहाँ दूसरे से दुखी होने वाले पार्ट तो कंप्लीट हो गया था ना, इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था, कुछ बाकी तो नहीं था ना? हाँ, तो अब बताइए आप लोग कि अब कौन सा चैप्टर पढ़ाना बाकी रह गया ग्राम इसमें? मुझे लगता है अभी मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा है, आज वो सब काम करूंगी प्रोजेक्ट का। अब कौन सा बाकी रह गया है? मुझे लगता है कि स्पर्श में सब हो गया। टोपी शुक्ला रह गया संचयन में। हाँ, टोपी शुक्ला संचयन में रह गया है। और सिलेबस तो लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब सिलेबस कंप्लीट होने के साथ ही मुझे भागना नहीं है, अब फिर से पुनरावृत्ति की ओर मुझे चलना है। और पुनरावृत्ति कराते हुए आप लोगों से प्रश्न चैप्टर दे दूंगी, उस चैप्टर की तैयारी आपको करनी होगी। वीक में 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, हाँ 3 दिन मैं रखूंगी आप लोगों से पूछने के लिए, चैप्टर की जो पुनरावृत्ति होगी। और उसमें से सबको नाम, मैं रजिस्टर पे यहाँ पे नाम लिखी हुई हूँ, नाम एक एक बच्चे का नाम बोलूंगी, रोल वाइज ही आपको जवाब देना होगा। जवाब देंगे, बगल में मैं निशान लगाऊंगी, जो जवाब नहीं देंगे क्रॉस का निशान लगा दूंगी, और अकॉर्डिंगली उसी के मार्क्स आपको मिलेगा, ये मैं बता दे रही हूँ। बी अवेयर। रिटर्न में भी आप लोगों का जो टेस्ट हो रहा है, अब उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स का डिमांड है उसी के आधार पर कि भाई 40 मिनट में 10 मार्क्स का बहुत कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ाया जाए, वो सब भी किया जा रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में ये थोड़ा, ये जो आपकी प्रक्रिया है टेस्ट की प्रक्रिया, ये थोड़ी ट्विस्ट होने वाली है, तो आप लोग की तैयारी उसी ढंग से होनी चाहिए। ठीक है? किसी के माइक ऑन है लगता है, माइक ऑफ करो, कुछ बोलना होगा तो ऑन करना, अदरवाइज ऑफ करो माइक। चलिए, तो आज मैं शुरू कर रही हूँ टोपी शुक्ला। इसके लेखक कौन हैं बताइए? टोपी शुक्ला, रा, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा की कोई और कहानी तुम लोग पढ़े हो? कोई ऐसा, कोई ऐसी कहानी इनकी नहीं? राही मासूम रजा की एक फिल्म भी आई थी इन्हीं के उपन्यास पर आधारित, आपका बंटी। उसके किरदार थे, फिल्म के पात्र थे शबाना आजमी, विनोद मेहरा। एक छोटे से बच्चे की कहानी की जीवनी पर यह कहानी थी, बंटी, आपका बंटी। उसी फिल्म, उसी उपन्यास के आधार पर फिल्म बनी थी। और इनकी राही मासूम रजा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सारे फिल्म, पटकथा, फिल्मों के लिए पटकथा, संवाद और गीत भी लिखे हैं, बहुत सारा।
तो इनके बारे में पहले थोड़ी सी हम लोग जानकारी दे दें। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सबके पास किताबें हैं। हाँ, है ना? अच्छा, तो एक मिनट, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। परमिट ड्राइंग ओवर दैट्स, यहाँ से स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, क्यों? मैं यहीं से शेयर कर रही हूँ। पार्टिसिपेंट्स के बगल से जो स्क्रीन है, यहाँ दिया फोटो, डॉक्यूमेंट, बुकमार्क, स्क्रीन। तो स्क्रीन स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ तो नहीं जा रहा है, हो रहा है क्यों? अब क्या करना हो? अच्छा, इसको ओके कर दूँ? हाँ, ब्लू हो गया, ब्लू। परमिट ड्राइंग ओवर द ऐप, अलाउड टू ऐप टू डिस्प्ले ऑन द, हो गया? आ रहा है? अच्छा, एक मिनट। मोबाइल में होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, स्टार्ट वीडियो। हाँ, अब हुआ? हाँ, हाँ, क्या चीज़ बंद कर दें? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, देखो, जा रहा है। हाँ, अब जा रहा है। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी। कैमरा, बैक कैमरा तो मैंने ऑन किया। हाँ, देखो, मैंने यहाँ पर बैक कैमरा ऑन किया। किताब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, अब दिखा? धुंधला दिख रहा है? अभी भी धुंधला दिख रहा है? क्यों? चश्मा लगाओ। थोड़ा नजदीक लाऊं? अब ठीक है? अच्छा, लो। अच्छा, दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है? हाँ, अच्छा, मैं ही हिल रही हूँ तो मोबाइल क्यों नहीं हिलेगा? चलो, अब दिख रहा है सबको? हाँ, हाँ, तो एक मिनट में ऐसा करती हूँ, दीवार में इसको फिट कर देती हूँ, इस किताब को। और उसके बाद ऐसे, ठीक है? हम्म, अब बताओ, अब दिख रहा है? हम्म, बोलो, स्थिर बोल। ठीक से नहीं दिख रहा है, बोलो ना। कैमरा ठीक नहीं है। इसके पहले तो दिखाती थी तो तुम लोग को दिखता था। क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों? चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर रही हूँ। ठीक है? चलो, जब तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है तो फिर चलो, ऐसे ही पढ़ा रही हूँ फिर। ओके, चलो, वीडियो स्टॉप कर दे रही हूँ।
तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, ये सभी हिंदी उपन्यास है। मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास। मैं एक फेरी वाला, ये कविता संग्रह है। नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, ये सभी उर्दू कविता संग्रह है। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये जीवनी है। इनका निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। तो ये जो कहानी है टोपी शुक्ला, ये कहानी एक तरह से कहिए तो दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक ब्राह्मण है और एक लड़का, दूसरा दोस्त जो है वो मुस्लिम है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती अटूट दोस्ती है और कहा जाता है कि बाल्यावस्था की जो दोस्ती होती है वो निस्वार्थ दोस्ती होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये तुम्हारा है, ये मेरा है, या तुम किस जाति के हो, मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म के हो, क्योंकि छोटे बच्चों के मन में ये सारी बातें नहीं होती हैं। वे निस्वार्थ एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है वो अपने दोस्त को बताते हैं, जो बात अच्छी लगती है वो भी बताते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह पता नहीं होता है छोटे बच्चों को कि वो उनका दोस्त है, तो हो सकता है उसकी कोई बात बुरी भी लग जाए तो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये उम्र जो है सही गलत का फासला, सही गलत का फैसला करने में सक्षम नहीं होता। तो इस पाठ में ऐसे ही दो दोस्त हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी दोस्ती किस तरह से अटूट है और वो किस तरह से, उनका असली नाम क्या है। इसमें टोपी शुक्ला जो हैं उनका असली नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, और उनका जो दोस्त है, दूसरा एक दोस्त है इफ़न, उसका असली नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। लेकिन एक को इसमें टोपी कहा गया है, जो हिंदू बच्चा है बलभद्र नारायण शुक्ला, उसको इस पाठ में उसे टोपी शुक्ला के नाम से कहा गया है, और जो दूसरा दोस्त है सैयद जरगाम मुर्तुजा, उसे इस पाठ में कहा गया है इफ़न। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को? हेलो, यहाँ तक समझ में आई? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। जैसे मैंने बताया कि बचपन में उसका सबसे पहला दोस्त था टोपी का इफ़न। इस इफ़न को, इफ़न आधा फ पूरा फ दोनों के नीचे नुक्ता है, इसलिए इसका उच्चारण होगा इफ़न। तो इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा, इफ़न। इफ़न ने इसका बुरा माना, और जैसा मैंने बताया कि छोटा बच्चा था तो वो उसको बुरा लगता था, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, लेकिन टोपी कभी भी उसको इफ़न ना बोलकर उसको इफ़न इफ़न ही बोलता था। अब लेखक आगे कह रहे हैं, यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम है, परंतु आप देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। यानी पैगंबर जो है भेड़ चराया करते थे, और कृष्ण क्या चराया करते थे, बताइए? गाय। यानी दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे, दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार।
इसलिए तो कहता हूँ, टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। यानी अब लेखक कह रहे हैं, राही मासूम रजा, कि इन दोनों को के बारे में यदि जानना है, टोपी और इफ़न के बारे में, तो सबसे पहले चलना होगा इनके घर के संस्कार, इनके घर के आंगन में किस तरह की हवाएं चलती हैं। हवाएं से तात्पर्य यहाँ पर सारी हवाएं एक ही होती है, यहाँ हवाओं से तात्पर्य है संस्कार की हवाएं, प्रथाओं की हवाएं, और घर में इनका व्यवहार किस तरह का है, यह देखना आवश्यक है। और इसी परंपराओं यानी प्रणाली, प्रथा के पेड़ पर किस तरह के फल आ रहे हैं, यानी घर का वातावरण कैसा है, घर का माहौल कैसा है, यह देखना अनिवार्य है। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग केवल टोपी की कहानी सुन रहे हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अभी हम लोग किसकी कहानी पर बात कर रहे हैं, टोपी के। इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितना टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। अब लेखक कह रहे हैं कि इफ़न के बारे में मैं पूरा नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना कि टोपी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि दोनों दो जिस्म और एक जान, ऐसा नहीं है। दोनों दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, दो धर्मों के हैं, दोनों का स्वभाव अलग है, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती अटूट है। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों की दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, यानी दोनों बच्चों के संस्कार अलग हैं, दोनों की परंपराएं अलग हैं, क्योंकि दोनों का जाति और धर्म ही अलग है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, यानी इफ़न के जीवन के लिए टोपी का जीवन भी महत्वपूर्ण है। और इस कहानी में इफ़न के बिना टोपी की कहानी अधूरी है और टोपी के बिना इफ़न की कहानी अधूरी है। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? ये नारा देना बहुत आसान है, लेकिन नारा को निभाना बहुत मुश्किल। कहने के लिए हम लोग कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि क्या मैं रोज कहता हूँ अपने घर में छोटे भाई या बड़े भाई से सुबह उठकर कि हम दोनों भाई भाई हैं? नहीं, क्योंकि यह जगत साबित है, जगत सिद्ध है कि दोनों भाई जब आपस में भाई हैं तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि हम दोनों भाई भाई हैं। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, और यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, क्योंकि कहानी में दो चरित्र भी होते हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। ये याद रखेंगे आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम इसको जरूर लिखेंगे कि दोनों का असली नाम, टोपी शुक्ला का असली नाम क्या था, ठीक है, और इफ़न का असली नाम क्या था। तो इसमें बलभद्र नारायण शुक्ला है टोपी के नाम से, और दूसरा जो है सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत यानी लंबी यात्रा में जाने से पूर्व अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का जो प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज करा दी जाती है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा, वो अधिकार किसको होगा, इसको कहा जाता है वसीयत। तो वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला इस्लामों का एक पवित्र स्थान है। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर
इफ़न का बाप हुआ। यानी हिंदुस्तान में सबसे पहला ये इफ़न के खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ। हिंदुस्तानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और वही बड़ा होकर इफ़न का पिता बना। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। यानी जब वो मरे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी लाश को कहाँ दफनाया जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। बहुत लोग मरने के पहले भी एक वसीयत बना के जाते हैं कि मरने के बाद उनकी लाश को कहाँ जलाई जाए, कहाँ दफनाई जाए। यानी वो अपनी अंतिम इच्छा को भी वसीयत में लिख कर जाते हैं। लेकिन इफ़न के पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इफ़न की परदादी यानी दादी की जो पिता के जो दादा वो क्या कहलाएंगे, परदादा, और पिता की जो दादी कहलाएंगी परदादी। तो इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी यानी नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला, उसको नमाजी कहते हैं। तो नमाजी महिला थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा करके आ गई थी। यानी बहुत जगहों की वो यात्रा करके आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। सदका यानी एक टोटका। वो बहुत नियम कानून मतलब पूजा पाठ धर्म से बहुत आस्था उनकी थी और बहुत सारे धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और बहुत जगह की वो यात्रा करके आ गई थी। परंतु इतना के बाद भी जब कोई घर से बाहर जाने लगता तो पानी का एक घड़ा रखवाती और इस तरह से वो टोटका करती। ऐसे हम लोग को हिंदुओं में भी कहा जाता है। हाँ बोलो। मांस का सदका यानी टोटका, ये एक टोटका होता है कि खाली बर्तन नहीं रखा जाता है। मांस का सदका मतलब वो एक टोटका ही शब्द है। ठीक है। एक यहाँ पर एक बर्तन के बारे में यहाँ पर संदर्भ है कि ये टोटका जो था वो टोटका किस तरह से होता। तो एक सुराही उसमें पानी भर के दरवाजे पर रखवाती। खाली सुराही और खाली घड़ा, खाली बाल्टी कहा जाता है। हिंदुओं में भी ये है, ये सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, ये हिंदुओं में भी है कि कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो खाली बर्तन देखकर नहीं जाएं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये टोटके के रूप में कि इसका बर्तन भरा होने का तात्पर्य यह है कि आप जिस काम से निकल रहे हैं आपका वो काम सफलतापूर्वक सही सही तरीके से हो जाए। और खाली देख कर जाना ये अशुभ संकेत है ना। ये मांस का सदका या टोटका जो है ये शुभ का, ठीक है, शुभ से यहाँ तात्पर्य है, तो अशुभ नहीं। तो ये जरूर टोटका करवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। इफ़न की जो दादी थी वो भी नमाज और रोजा हमेशा नियम से करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक यानी एक संक्रामक रोग जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जिसलिए हम लोग शीतला कहते हैं ना, शीतला माँ। तो उस तरह से जब उनके बेटे को चेचक निकली तो एक चारपाई के पास वह एक टांग पर खड़ी होकर बोली कि माता मेरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, यानी उनकी भाषा जो थी वो पूर्वी बोलती थी। उनकी हिंदी जो होती थी वो पूरब की साइड की होती थी। रुको जो मैं एक बता दे रही हूँ। हाँ, ये पूर्वी हिंदी, जैसे एक तो हिंदी होती है जो हम लोग बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी, लेकिन इनकी जो हिंदी थी वो पूर्वी बोलती थी। पूरब से यहाँ तात्पर्य है पूरब की तरफ बोले जाने वाली एक भाषा, जिसको पूर्वी हिंदी बोलते हैं। तो जब ये मात्र 9 या 10 वर्ष की थी तब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी जो यानी 6 दिन के बाद जो घर में उत्सव मनाया जाता है उसको छठी कहते हैं।
तो इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया, लेकिन अपने बेटे की शादी में वो अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाई। बात यह थी कि इफ़न और अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। यानी रूप रंग, नाक नक्शा का तात्पर्य है रूप रंग। यानी इफ़न की जो कहानी है, इफ़न के घर के जो संस्कार हैं, घर की जो बातें हैं, यानी पुरुषों और स्त्रियों में बहुत अंतर रखा जाता था, ये समझना जरूरी है। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। अब इफ़न की दादी जो थी जमींदार की बेटी थी, तो जमींदार के घर में ऐसे भी गांव के जो आसामी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध दही हमेशा पहुंचाया करते थे। और बचपन से ही वो खूब दूध दही खाना पसंद करती थी। लेकिन ससुराल में आने पर उन्हें ये सब नसीब नहीं होता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती, और लखनऊ आते ही फिर उन्हें मौलविन बन जाना पड़ता। यानी मौलवी की पत्नी थी। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। यानी मौलवी बने रहने का मतलब है कि धर्म के प्रति आस्था, धर्म के लोगों को सही बात बताना, घर में नाच गाना, ये सब राग रंग, ये सारी चीज़ें उनके घर में बिल्कुल मनाही थी। ससुराल में उनकी आत्मा सदा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, क्योंकि इतना धार्मिक महिला थी वो कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि अम्मा जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कहाँ दफनाया जाएगा। तो वो नाराज हो गई और बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। क्योंकि मरने के समय उनके दिमाग में पूरी तरह से था कि वो अपने मायके में हैं, और इसीलिए वो बोल रही हैं कि जब मेरी लाश तुम्हें न संभाली जाए तो तुम कहाँ भेज देना, मेरे घर। क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों का घर ससुराल शादी के बाद हो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में था कि मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो है जहाँ मैंने जन्म लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लाश को मेरे घर भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। उनके घर वाले अब कराची में आ गए हैं और घर जो है उन किसको दे दिया गया था, कस्टोडियन। कस्टोडियन का अर्थ होता है कि जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो और उसका संरक्षण करने वाला विभाग यानी सरकार के हाथ में जब चला जाता है घर, उसको कहते हैं कस्टोडियन। यानी उस घर को सरकार चाहती है कि उसको बेच दिया जाए, कि उस घर में घर का प्रयोग किसी और रूप में किया जाए। ठीक है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला